प्यारे साथियों, आप किसी भी स्टेज में हो लेकिन बैकलॉग सभी बच्चों का बन ही जाता है। चाहे अनचाहे हम कैसी भी स्थिति में पढ़ाई कर रहे हों, कई बार ना चाहते हुए भी बैकलॉग ऐसा क्रिएट होता है कि बढ़ते 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 बच्चों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आप भी इस समस्या में हो कि सर हमारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं या उनके कुछ टॉपिक हमसे छूट गए, तो उस बैकलॉग को कंटिन्यू पढ़ाई के साथ कैसे क्लियर किया जाए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो बैकलॉग क्लियर कैसे करें यह समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सबसे आसान तरीका आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहां पर कई पॉइंट्स के साथ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर आपको बैकलॉग क्लियर कैसे करना है और बैकलॉग क्लियर करने के साथ साथ और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मोबाइल को कब उपयोग करना है, कब नहीं करना है, रिवीजन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इन सभी बातों के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार यह होता है कि सफलता के कारणों का पता लगाने से ज्यादा आवश्यक होता है असफलता क्यों मिलती है इसका पता लगाया जाए। क्योंकि कई बार ये बच्चे ना जानते हुए कि अगर हम बैकलॉग को सिर्फ क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ते रहेंगे, पुराना जो भी हमारा छूट गया उसको हम लेकर के किताब में बैठ जाएंगे, सिलेबस को पूरा करेंगे तो हमारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, तो ये जान लीजिए ये बात बिल्कुल गलत है। प्यारे साथियों, आपको इस वीडियो लेक्चर में एक एक बात मैं बिल्कुल डीपली जाकर के आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड कैरियर कोच हूं और आपको एक एक बात सिखाने के लिए तत्पर हूं। जो भी चीजें मैं बताऊं बस उस रूल को आपको फॉलो करना है आज से, बल्कि अभी से। अब बैकलॉग कैसे क्लियर करें ये सबसे ज्यादा जरूरी है। 4 महीने आपने नहीं पढ़ा, 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए, लेकिन अब 7 दिनों में क्या मैं वो मोमेंटम पा सकता हूं जो मेरे लिए आवश्यक है। मई चल रहा है लेकिन मई से भी पढ़कर बच्चे टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि बच्चों कई बार लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कुछ दिन ही पढ़ाई किया जाए तब भी सफलता मिलती है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है और लाइक करके हमारे मोटिवेशन के लिए आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करना है। तो आइए आपको समझाते हैं सबसे पहले कि बैकलॉग लगने का कारण क्या होता है। आखिर बैकलॉग बन क्यों जाता है? जब आप किसी कभी शादी विवाह समारोह में आपको जाना पड़ जाता है, कभी अन्य समस्याएं घर की आ जाती हैं, कोई घर पे मेहमान आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। एक मध्यम वर्ग के बच्चे के हो या किसी भी स्तर का बच्चा हो, उससे इन समस्याओं से जूझना पड़ता ही है। और बैकलॉग बनना कोई नया नहीं है, सभी बच्चों का बैकलॉग कुछ ना कुछ बन ही जाता है, किसी का टॉपिक का, किसी का पूरे के पूरे चैप्टर का। लेकिन आप इतना जान लो कि अगर ये वीडियो पूरा देखते हो आप तो पूरे समस्याओं का समाधान हो जाने वाला है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि बैकलॉग लगने का मुख्य कारण क्या है। बच्चों को तो यही नहीं पता कि आखिर बैकलॉग लगता क्यों है और मेरा बैकलॉग क्यों बना। अगर आप उन्हीं कारणों पे ध्यान दे लोगे तो शायद आपका बैकलॉग कम बनेगा। सबसे पहले है कि रोज थोड़ा थोड़ा टालना कि अरे यार आज तो मामा की शादी है, आज तो बुआ जी के यहाँ हमारे भाई की शादी है, तो चलो आज टाल देते हैं, पढ़ लेंगे कल, लेकिन आज शादी में जाना जरूरी है। मोबाइल और डिस्ट्रक्शन, कई बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, इसकी वजह से वो अपने लाइव लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। अगला है एक चैप्टर समझ ना आना। कई बार बच्चों को जब चैप्टर नहीं समझ में आता तब भी बैकलॉग बन जाता है, पूरा चैप्टर उन्हें समझ में ही नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होगा वो भी मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। नोट्स अधूरे होना, एक दिन नोट्स लिखे दूसरे दिन नहीं लगे। लाइव लेक्चर तो देख लिया लेकिन पैनल पीडीएफ से उन्होंने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाया, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया मतलब आप अवेयर नहीं हो। दूसरा, कल से पढ़ेंगे, ये वाली बात तो पूछो मत, कितने कल पर टालोगे। नए बहाने के सिक्कों के एक थॉट है, कविता है, कभी सुनाएंगे, लेकिन अभी समय है बातों को जानने का। कल से पढ़ेंगे वाली आदत, ये आदत तो सभी बच्चों के अंदर है। कल के ऊपर टालना, टाल मटोल करना, ये चीज। रिवीजन ना करना, रिवीजन डे टू डे होता है, 24 घंटे में भी होता है, वीकली होता है और मंथली होता है।
लेकिन कुछ बच्चे रिवीजन करते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको बैकलॉग लग जाता है। बैकलॉग लगने का मतलब केवल यही नहीं कि चैप्टर छूट गया, सर हम किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो गए, किसी कार्य के चलते व्यस्त हो गए तो हमारा बैकलॉग बन गया, उसी को बैकलॉग बोलते हैं। नहीं, बैकलॉग आपने रिवीजन नहीं किया या कोई आपको चैप्टर नहीं समझ में आया तो वो भी आपका बैकलॉग है, वो आपको फिर से रिवाइज करके पूरे चैप्टर को क्लियर करना होगा। एकदम बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक बताने वाले हैं। उदाहरण आपका मान लो फिजिक्स का एक चैप्टर नहीं समझ आया, फिर दूसरा भी छूट गया और देखते देखते पूरी इलेक्ट्रिसिटी बैकलॉग बन गई। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो मैंने फिजिक्स के यहां पर एग्जांपल लिए हैं। अब आपका ये बैकलॉग क्लियर कैसे होगा, एक एक बिंदु पर ध्यान से चर्चा करेंगे, समझाएंगे और आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, बैकलॉग होना कमजोरी नहीं है, ये असली समस्या है। पहली बात तो बैकलॉग होना कोई कमजोरी नहीं है किसी का कि अरे भाई बैकलॉग लग गया तो अब हमसे कंप्लीट नहीं होगा, ये कोई कमजोरी नहीं, सबको बैकलॉग सबका बनता है। असली समस्या है डर, टाल मटोल करना और बिना प्लान के पढ़ाई करना। अगर आपका बैकलॉग बन गया तो आप क्या करते हो, पहला चैप्टर का बैकलॉग बन गया, आँख खोले धड़ाधड़ जुट गए, किताब उठाए और लग गए, आप पहला चैप्टर आज पूरा पढ़ डालेंगे, कूलाम का नियम, जब किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। बिना प्लान के अगर आप पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल गलत है। एक दिन में पूरा एक चैप्टर नहीं खत्म किया जाता, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टाल मटोल करने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बिना प्लान करने पढ़ाई करना ये बिल्कुल गलत बात है। तो असली समस्या यही है। बैकलॉग तो कब का क्लियर हो जाए, बैकलॉग बनना कोई कमजोरी नहीं है, सबको बनता है यार, हर एक टॉपर को बनता है। हर एक स्तर पर पढ़ाई करने वाले बच्चे जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो एमटेक कर रहे हैं, सबके बैकलॉग बनते हैं। लेकिन ये असली समस्या नहीं है कि बैकलॉग बन गया। असली समस्या ये है डर, टाल मटोल और बिना प्लान के पढ़ाई करना। क्या प्लान पढ़ाई करने का होना चाहिए, सबसे जरूरी। बैकलॉग देख करके घबराना नहीं है कि अरे भैया हमारे तो 5 चैप्टर का बैकलॉग बन गया है। सबसे पहले डिवाइड करना सीखो। 5 चैप्टर हैं तो कब किस चैप्टर को हम पढ़ेंगे ये डिवाइड करना सीखो। डेली रूटीन में आप क्या टॉपिक पढ़ने वाले हो उसको डिवाइड करना है। ये डिवाइड करना आपके समय सारणी के अनुसार होना चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट का तरीका क्या है वो डिवाइड करना सीखो। आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज जाते हो, आप मोबाइल में लाइव लेक्चर्स करते हो तो उसकी वजह से आपकी कंटिन्यू पढ़ाई छूट जाए जो लाइव में चल रही, करंट में चल रही। नो, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं वो फिर बैकलॉग बन जाएगा। तो पूरे टाइम आप बैकलॉग ही क्लियर करते रहोगे। सबसे बैकलॉग देख करके आप ये नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। बैकलॉग का मतलब ये नहीं कि पूरे सिलेबस को लेकर के बैठ गए। जिस चीज का बैकलॉग लगा है केवल उसे पढ़ना होता है। रोज सिर्फ 2 घंटे बैकलॉग को देने होते हैं। आप बस इतना मान लो, अगर 2 घंटे भी बैकलॉग को दोगे तो 3-4 चैप्टर हैं तो आपके 15-20 दिन में क्लियर हो जाएंगे। तो रोज सिर्फ 2 घंटे बैकलॉग को देने होते हैं। आइए समझाते हैं आगे फार्मूला क्या होना चाहिए। पहली बात तो आप जो करंट स्टडी आप कर रहे हो वो लाइव लेक्चर्स डेली करो, उसे मत छोड़ो। डेली बैकलॉग सेशन, एक अपना डेली बैकलॉग सेशन आप बना लो कि रात के हम 10 बजे से 12 बजे तक रात के हम क्या करेंगे, बैकलॉग, ये 12 PM होगा, 12 AM है ना, बैकलॉग क्लियर करेंगे रात में, ठीक है। और दिन की सारी डेली की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। उदाहरण, अगर 3 चैप्टर का बैकलॉग है तो रोज एक छोटा टॉपिक ना कि पूरा का पूरा चैप्टर, 4-5 दिन में मोमेंटम बन जाएगा। एक टॉपिक को क्लियर करना है। आइए समझाते हैं आगे का। इजी, मीडियम, हार्ड रूल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस चैप्टर का बैकलॉग लगा हुआ है उसके आसान टॉपिक को पहले ना पढ़ के पहले ही हार्ड टॉपिक पढ़ने लगे। नहीं समझ में आ रहा है, वो पहले पढ़ने लगे विद्युत विधुर के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे पहले आप वैद्युत क्षेत्र को पढ़ो, वैद्युत बल को पढ़ो, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ो, तब आप जानोगे ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर निकालनी कैसे होती है। तो आपको क्या करना है, सही तरीका क्या है। बहुत बच्चे सबसे कठिन चैप्टर से शुरू करते हैं और हार मान लेते हैं। सही तरीका है आसान चैप्टर पहले पढ़ो, फिर मध्यम, अंत में कठिन। चैप्टर का मतलब टॉपिक भी है, आप पहले आसान टॉपिक पढ़ो फिर कठिन पढ़ना है। अगला देखिए उदाहरण, 12th में आप पढ़ना चाहते हो या 11th में आप हो, आपके बैकलॉग लगे हुए, तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो सेक्शन में इसी चैनल के टारगेट बोर्ड 12th चैनल में मैंने एक वीडियो डाल रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट का। आप वीडियो सेक्शन में जाओगे मिल जाएगा।
70-80 हजार बच्चों ने लगभग देख लिया है उसे। आप उसको देख लो, क्योंकि आपको 12th में पढ़ाई करनी है, आप 11th बिल्कुल छोड़ दिए, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट का वो वीडियो जरूर देख लो। आप 11th में आए हो, आप 9th नहीं पढ़े, 9th की बहुत सारी जानकारियां आपको पता ही नहीं है, आपके 10th भी वीक रह गया, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट का वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स बता रखी है कि मैथमेटिक्स के वे कौन से टर्म और रूल हैं जो आपके फिजिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, वो मैंने बता रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्या मात्रक होता है, क्या मापन होता है, क्या वेक्टर होता है, क्या अवकलन होता है, क्या समाकलन होता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में छोटा छोटा सा टॉपिक बता करके आपको सिखाया हुआ है कि भाई कहां पर किस चीज की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। तो मैंने बहुत, इससे बेहतरीन लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट का। बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी मैथ्स आपको फिजिक्स के लिए रटनी है। रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नहीं। मैं यहाँ पर फिजिक्स को सिखाने के लिए आया हूँ, और फिजिक्स की पद्धति को मैंने बहुत हद तक बदला है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए नए तरीके से सिखाने का जो तरीका अपनाया है, बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जब भी आप 11th-12th की शुरुआत करो, वो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखो। चैप्टर 1 आप भौतिक जगत, आपका बैकलॉग लग गया, तब उसके बाद भौतिक जगत पढ़ो, और उसके बाद मात्रक तथा मापन के कॉन्सेप्ट उठाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखो 12th में, तब चैप्टर 1 पढ़ना, फिर चैप्टर 2 पढ़ना, इसी प्रकार आगे के बैकलॉग क्लियर करने हैं। आइए हम आपको बता देते हैं, कभी भी वन शॉट नहीं बल्कि वन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 का बैकलॉग है तो आप केवल वन शॉट देख लिए, मतलब केवल वन शॉट आप हल कर लिए। देखना तो पड़ेगा ही आपको, है ना। वन शॉट लेक्चर में गए, बढ़िया आराम से देख लिए, पूरे टॉपिक समझ लिए, वो तो खैर रिवीजन करने का एक बेहतरीन तरीका हो गया वन शॉट। लेकिन बैकलॉग क्लियर करना है तो नॉट वन शॉट। आप अगर वन शॉट को फोकस कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि फिर आपको कई चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए वन कॉन्सेप्ट, जैसे एक दिन आपने पढ़ा वैद्युत बल, अभी एग्जांपल बताते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी गलती, पूरा चैप्टर एक दिन में खत्म करने की कोशिश, बैकलॉग क्लियर करना है, आज संडे है, बैठ गए, धड़ाधड़ पेज पलटे जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्या तरीका होना चाहिए? सही तरीका, सिर्फ आज न्यूमेरिकल्स, या कल सिर्फ थ्योरी और परसों सिर्फ PYQ, ऐसा अपनाओ। आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स या थ्योरी जो भी है, आज सिर्फ डेरिवेशन, न्यूमेरिकल की जगह आप डेरिवेशन कर लो, ठीक है। आज सिर्फ डेरिवेशंस, और कल थ्योरी। थ्योरी में बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे आपको रूल पता करने हैं, फार्मूले देखने हैं वो, और फिर परसों PYQ, ऐसा करो। उदाहरण, इलेक्ट्रिसिटी में बैकलॉग है तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत में बैकलॉग है तो पहले में क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश को केवल पढ़ो। दूसरे दिन क्या पढ़ो, कूलॉम लॉ पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल कर लो। तो 3 दिन में आपका पहला चैप्टर के 50% क्लियर, 50% बिल्कुल क्लियर। तो वन टॉपिक वाला रूल अपनाओ, वन कॉन्सेप्ट वाला रूल अपनाओ, ना कि पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करो। अगला बिंदु समझो, रिवीजन पैटर्न। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करने के तरीके ही नहीं जानते। पता नहीं आप कितने भी वीडियो देख लो, लेकिन रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, फर्स्ट रिवीजन उसी दिन करना होता है। सोने से पहले आपको रिवीजन करना ही है। क्या आज दिन भर में मैंने पढ़ा, क्या प्रक्रियाएं हुई, वो सब को आप रिवाइज करो। सेकेंड डे, अगले दिन फिर से रिवीजन, मॉर्निंग में ही। थर्ड डे, थर्ड क्या है, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद फिर रिवाइज करो। इससे चीजें लंबे समय तक याद रहती है। 7 दिन बाद फिर वीकली रिवीजन, फिर मंथली रिवीजन भी होता है। तो इस तरह से रिवीजन पैटर्न अपनाना है। सिर्फ पढ़ना रिवीजन नहीं होता, बल्कि एक्टिव रिवीजन टेक्निक अपनाओ। ART, ये ART रूल अपनाओ, एक्टिव रिवीजन टेक्निक। जिस भी बच्चे को याद करने में समस्या होती है, ये अपने प्यारे भाई का, आनंद सर का, एंजॉय सर का, आनंद गुरु जी का, जो भी आप बोलो, ये टेक्निक अपना लो। ART मतलब आर्ट है एक, और ये आर्ट में आपको क्या पढ़ना है, एक्टिव रिवीजन टेक्निक। किसी भी चीज को, आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, एक्टिव मोड में पढ़ो, खुद से एक्सप्लेन करो। सबसे जरूरी चीज, जब भी आप किसी चीज को पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आप दूसरे को पढ़ा रहे हो। मान लो आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक करेंटिसिटी, रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हो, वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध को आप ऐसे पढ़ाओ कि दूसरे बच्चे को मुझे समझाना है, और दूसरे बच्चे, मेरे सामने वाला मुझसे कम जानकार है, वो चीजें जानता ही नहीं है बिल्कुल, उसको बिल्कुल बेसिक से सिखाओ। तो वैद्युत प्रतिरोध आप पढ़ा रहे हो, एग्जाम्पल उठा लिए कि भैया
ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो आप बाइक उठाओगे तो चले जाओगे, कोई टक्कर नहीं होगी, आराम से चले जा रहे हो ना, कोई आपके आसपास से नहीं गुजर रहा है, अर्थात वैद्युत धारा बढ़िया होगी। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा धूप खुली, अब बारिश बंद हो गई, ठंडा मौसम खत्म, धूप खुली, तो अब आप जब बाइक चलाओगे तो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, क्योंकि सभी लोग काम करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े, तो आपकी गाड़ी कभी इनसे थोड़ी सी टक्कर हो रही, कभी उनसे टकराएगी ज़्यादा। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ठंडे मौसम में अर्थात जब तार बिल्कुल नॉर्मल रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, लेकिन जैसे ही हम उसका ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई। ठीक वैसे ही चीजें आप भी अपने ऊपर अप्लाई करोगे तब चीजों को समझने में आसानी होगी। बिना देखे फार्मूला लिखो, सभी चैप्टर के सभी टॉपिक के बिना देखे फार्मूला लिखने की अपनी फार्मूला शीट बनाओ। हमसे बच्चे कहा करते हैं फिजिक्स में, सर फार्मूला शीट अपलोड कर दो, लेकिन मेरे वे ईमानदार विद्यार्थी जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ करके डेली कंटिन्यू क्लास करते हैं, लाइव क्लास करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि सर एक पेज में सारे फार्मूला लिख करके हमें भेज दो। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि उनको मैंने यहां पर लिखवाया है। एक एक में लाइव लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक एक फार्मूला लिखता हूं। तो वैसे बच्चे कभी नहीं कह सकते। दोस्त को पढ़ाओ, यार दोस्ती कोई हो तो कह दो तुमको ये एक्सप्लेन करके हम देते हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इस प्रकार वैद्युत बल काम करता है, इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव काम करता है। 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से डेली, तो इससे आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ पढ़ना रिवीजन नहीं होता कि आप पढ़े जा रहे हो, बल्कि ये आर्ट अपनानी है। क्या? एक्टिव रिवीजन टेक्निक। अगला देखिए एग्जाम्पल, अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा है तो किताब बंद करके खुद को समझाइए करंट क्यों बढ़ता है। करंट क्यों बढ़ता है खुद को समझाओ। रेजिस्टेंस कम होगा, धारा बढ़ेगी, तो क्यों, वो सब कुछ आपको खुद से समझाना है। बैकलॉग नोटबुक बनाइए। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बैकलॉग मेरा तो है नहीं यार, मैं बैकलॉग नोटबुक मैं क्यों बनाऊं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं बैकलॉग नोटबुक खुद सबका होना चाहिए। सबके बैकलॉग लगते हैं यार, आपको पता ही नहीं, वास्तव में आपने टॉपिक लिख नहीं रखे वो जिनमें आपको बैकलॉग है, जो आपको कम आते हैं, जिनके न्यूमेरिकल आपसे कम बनते, वही तो बैकलॉग है यार, उसे ही तो बैकलॉग बोलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर या ऑब्लिक करके यहीं पर टॉपिक लिख लो। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्टेटस कंप्लीट है, यहाँ पे स्टेटस, ये 4 कॉलम है, एक तो चैप्टर का, दूसरा स्टेटस का, तीसरा रिवीजन का, और चौथा पीवाईक्यू एंड टेस्ट का। यहाँ पर टेस्ट लिख लो। ठीक है, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका स्टेटस क्या है? स्टेटस का मतलब ये अभी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? कंप्लीट है। रिवीजन क्या आपने किया? नहीं सर, पेंडिंग है। पीवाईक्यू टेस्ट पेंडिंग है, अभी हमने पीवाईक्यू भी नहीं सॉल्व किए, ना ही टेस्ट दिए, पेंडिंग। तो आपको ऐसे लिखना, और ये पेंसिल से भरने, क्योंकि जब आपको लगे कि आप कंप्लीट देन कंप्लीट। ठीक है, पीवाईक्यू टेस्ट कंप्लीट देन कंप्लीट, ऐसे। तो ये इस प्रकार से आपको एक नोटबुक बना लेनी है बैकलॉग की। और जब जैसे चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो उसी में आप लिख, ये तो आपके पहले पेज में हो गया, और वो बैकलॉग के पीछे कोई पूरी किताब तो लगेगी नहीं, ये तो एक चार्ट पेपर बनेगा ना, एक ऐसे चार्ट पेपर। आप चाहो तो अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, है ना। अब मैं टेक्निक बता रहा हूं तो इधर लिख देना आनंद सर द्वारा बताया गया टेक्निक, है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट फायदा क्या है, इससे प्रोग्रेस मिलती है सबसे पहली चीज, क्योंकि आप जब चीज़ों को अपने खुद के एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी और मोटिवेशन भी आएगा कि आज हमें ये चीज़ कवर करनी है, ये पढ़ना है, आज मुझे पीवाईक्यू टेस्ट ये जो पेंडिंग लिखा हुआ है इसे फुलफिल करना, ये पेंडिंग नहीं रहेगा। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोबाइल कंट्रोल स्ट्रेटेजी। अरे भाई मोबाइल को बिल्कुल कंट्रोल करना है। मोबाइल जो बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत अवेयर रहना चाहिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आज के टाइम पे, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और पढ़ने का भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तो लेकिन ये रूल आप अपनाओ कि आप सिर्फ लाइव लेक्चर करने आए हो, अनावश्यक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा ज्वाइन नहीं करना है। पढ़ते समय एरोप्लेन मोड लगा करके आपको काम करना है। यूट्यूब मतलब वाईफाई से अगर पढ़ रहे हो तो बढ़िया है। यूट्यूब सिर्फ स्टडी पर्पस, यूट्यूब को सिर्फ स्टडी पर्पस से यूज करो, ना कि शॉर्ट्स देख रहे हो। 30 मिनट सोशल मीडिया लिमिट। अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, और भी कोई, तो आप केवल 30 मिनट यूज कर लो कि हम अपने दोस्तों से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सकें। और बस इस तरह से आप यूज करो कि ज़्यादा
आप उसको बस स्क्रॉल करते हुए समय उसमें वेस्ट ना हो। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट देना शुरू करो। बहुत बच्चे सोचते हैं कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद टेस्ट देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि अगर आप पूरा टेस्ट देने के बाद टेस्ट दोगे तो ये गलत है। पूरा सिलेबस पूरा होने के बाद टेस्ट नहीं, बल्कि जितना टॉपिक पढ़े उसके 10 क्वेश्चन आप खुद से उठाओ, जितना सर ने पढ़ाया उसके आप टेस्ट दो। देखो यहां पर सही तरीका, हाफ चैप्टर टेस्ट। अरे आधा चैप्टर खत्म हुआ है तो आधे चैप्टर का टेस्ट दो। टॉपिक वाइज टेस्ट, अरे कोई टॉपिक उठा लो उसके टेस्ट बना लो खुद से, मतलब क्वेश्चन बैंक उठाओ। अब क्वेश्चन बैंक में आपको केवल वही टॉपिक के टेस्ट देने, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ दो। आप ये ना सोचो अरे भैया ये तो पढ़ा नहीं, इसको हम कैसे टेस्ट दें, हमको आता नहीं। अरे जो नहीं आता उसको भी छोड़ो ना, जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसके क्वेश्चन केवल सॉल्व करो। वीकली मॉक, वीकली भी आप टेस्ट दो, जितना पढ़ाया गया उसके टेस्ट दो। फायदा, वीकनेस पता चलेगी, दूसरा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अगला पॉइंट, कंपैरिजन बंद करो। ये सबसे ज्यादा गलत बात है। आप अपनी तुलना दूसरे से कर रहे हो तो ये गलत बात है। तुलना करना बिल्कुल बंद कर दो, बहुत जरूरी है। इमोशनल पॉइंट है ये। किसी का सिलेबस पूरा है, अरे पूरा होगा तो होगा यार, सबके साथ होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी रेस खत्म हो गई। किसी का सिलेबस पूरा है तो ये नहीं होता कि आपकी रेस खत्म हो गई। अरे आप ये जान लो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा, कई टॉपर दिसंबर में सीरियस हुए। ऐसा नहीं कि सभी टॉपर मई से ही पढ़ रहे हैं, कई टॉपर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में सीरियस होते हैं। कंसिस्टेंसी लेट स्टार्ट से ज्यादा पावरफुल होती है। लेट भले स्टार्ट किया लेकिन फिर कंसिस्टेंस हो गए, फिर लगातार वो पढ़ाई करते रहे। जो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, जो टाइम टेबल अपना बनाया, उसी के आधार पर पढ़ाई करते रहे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, डेली स्टडी स्ट्रक्चर बहुत उपयोगी है। डेली आप स्टडी स्ट्रक्चर अपना बनाओ, हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्म में तैयारी करो। मॉर्निंग में क्या करना है, थ्योरी सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, आफ्टरनून क्या करना है, इसके बाद स्कूल कोचिंग जो भी वर्क है वो कब करना है, इवनिंग में क्या करना है, बैकलॉग सेशन कब क्लियर करना है, नाइट में क्या पढ़ाई करना है, आज का टॉपिक क्या क्या रहेगा, रिवीजन फार्मूला, रिवीजन प्लस फार्मूला, ये दोनों चीजें नाइट में कर लेना, कंप्लीट कर लेना है। लास्ट पॉइंट है, मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन चाहिए, सबसे जरूरी। भैया केवल मोटिवेशन के चक्कर में पड़े हो, हम आपको समझाए दे रहे हैं, आपने सुन लिया और ये वीडियो के बाद कोई फॉलो नहीं, कोई रूल नहीं सर, बस देखने आए थे मजा आ गया। तो भैया डिसिप्लिन होना चाहिए, ये जरूरी है। ये बहुत स्ट्रांग लाइन है, मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन होना चाहिए। मोटिवेशन 2 दिन चलता है लेकिन डिसिप्लिन आपको एग्जाम हॉल तक ले जाता है। आप अगर 12th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, तो हम लोगों का वरदान बैच भी है। वरदान बैच 12th के लिए, और 11th में जो है बच्चों वो सफलता बैच है, उसकी फी 1449 है। 1449 ये 11th के लिए है, ठीक है, ये 11th के लिए। लेकिन अगर आप 12th में वरदान बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ये बहुत पावरफुल बैच है। लाखों बच्चे इनरोल होकर के पढ़ाई करते हैं। हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा इनरोल होने वाले बच्चों का ये बैच है पूरे भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा। क्योंकि हालांकि ये बिहार बोर्ड स्पेशल बैच है लेकिन इसमें अदर स्टेट बोर्ड के भी बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। 1749 रुपए में आपको फुल कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, साथ में क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो के सारे लेक्चर्स, आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसका सिलेबस सभी राज्यों में लगभग सेम है। 2-4% का थोड़ा कम ज्यादा अंतर है। कोई हेडिंग वहां नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है, कोई एक आधा चैप्टर नहीं है, बाकी सब कुछ। क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, तो इससे तो स्टेट बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड के सिलेबस से बिल्कुल मैच करता है। मतलब आप ज्यादा ही पढ़ोगे, कम नहीं पढ़ोगे। यहां पर क्रैश कोर्स बिल्कुल आपको फ्री मिलता है, और साथ ही साथ बच्चों आपको इसमें रिकॉर्डेड बैच भी मिलता है। तो बिहार बोर्ड में लगातार टॉपर देने वाला ये वरदान बैच है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी बैच के अंदर मिलेंगे और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सारी की सारी टीम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाली है, और लगभग चैप्टर वहां पर 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन आपको वही बैकलॉग क्लियर करने की मैंने समस्या बता दी है। 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, तीसरा कंटिन्यू है हर एक सब्जेक्ट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की मैं बात कर रहा हूं, बाकी हिंदी, इंग्लिश तो कंटिन्यू आपके यूट्यूब पर भी है। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर आप हमको जरूर बताइएगा। हमने जितने भी ये पॉइंट्स बताए आपको कितने फायदेमंद लगे, क्या आप
आपको लगा वास्तव में कि सर बैकलॉग क्लियर करने की हाँ यही तरीके होने चाहिए, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही होना चाहिए, मोबाइल से हमें दूर रहना चाहिए और किसी भी चीज़ को पाने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, ये लाइन भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद आपको कोई भी बैकलॉग क्लियर करने के लिए कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर आप भी एक वीडियो रिवीजन कैसे करें इस पर बना दीजिए, नोट्स कैसे बनाएं इस पर बना दीजिए, नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए इस पर वीडियो बनाएं, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के भीतर बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे देखने को मिलने चाहिए और तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग सभी दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वो आपसे ऑनलाइन में जुड़ा है, ऑफलाइन में जुड़ा है या किसी भी ग्रुप से आप जुड़े हों, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, इस वीडियो लेक्चर को भेज करके मेरी सहायता ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी हमेशा खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।